बेहतरीन अपडेट्स और मालूमात के लिए सबा। और आज का सवाल सीधा और सख्त है, क्या जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया हथियार बन चुका है, और अगर बन चुका है तो जिम्मेदार कौन है। वक्फे सवाल के दौरान असेंबली के अंदर आज हंगामा बहुत ज्यादा हुआ, बहस हुई और काफी ज्यादा तीखी नोकझोंक भी हुई। बीजेपी के रुकन असेंबली रणवीर सिंह पठानिया ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि सोशल मीडिया के जरिए अवामी नुमाइंदों की छवि खराब की जाती है। हालांकि इसका जवाब भी दिया गया, लेकिन क्या कुछ आज ये हंगामा रहा, ये आपको पहले दिखाते हैं। एक डॉक्टर्ड वीडियो, एक नेशनल पार्टी का नाम लूंगा और तमाशा करेंगे इंडियन नेशनल असेंबली। एक बहुत ही 3 दफा के विधायक कल यहाँ धरने पे बैठे थे और हम सबको 90 के 90 जवाब दे रहे हैं। लेकिन सर बैठ जाइए नजीर साहब, एक सेकंड कि इनका ध्यान हमारा ध्यान हमेशा आपकी तरफ रहता है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर का ध्यान आपकी तरफ है। आप जावेद राणा जल शक्ति मंत्री की इस बाग की मूली है, तो हम हमेशा आपकी तरफ ध्यान रखते हैं। इंशाल्लाह वक्त आने पे बताएंगे। ये इन्होंने भी नोटिस में लाया और आपने भी नोटिस में लाया। मैं आई विल डेफिनेटली एग्जामिन। N34 be granted to government to defray the charges which will become in course of payment during the year ending 31st March 2027. क्या आपने कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन बिटवीन डीआईपीआर, पुलिस, सीआईडी, आईटी डिपार्टमेंट आपने करा है? एक अम्पटी नंबर ऑफ फेसबुक पॉइंट्स, फेसबुक पे चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, जिसने बिल्कुल एक सोशल फैब्रिक, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बिल्कुल डैमेज करके रख दिया। अब अपनी बात ना करूं, मेरे मतलब स्पीकर साहब, एक डॉक्टर्ड वीडियो, एक नेशनल पार्टी का नाम लूंगा और तमाशा करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने हैंडल पे चला दिया। इट्स डॉक्टर्ड वीडियो। मैं पुलिस के पास गया, मैं इंफॉर्मेशन के पास गया, मैं सरकार के पास गया, कोई एक्शन नहीं अभी तक। ये अपने हैंडल पे चला रहे। पवन गुप्ता जी, ये भी मेरे साथी जिला उधमपुर से, ये एक अनवेरिफाइड चैनल के पर बार बार कंप्लेंट। तो मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, आपका जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है डीआईपीआर का, आप बाकी डिपार्टमेंट और इमीडिएट आपने पिनल पर्चा किसी पे नहीं लगाया, आपने सीज किसी को किया नहीं, आपने क्लोज किसी को आज तक किया नहीं, आपने सिर्फ रिबटल देने से बात नहीं बनेगी। दिस इज एज डैमेजिंग एज पॉइजन। तो मेरा सबमिशन है इस फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन के लिए सर ऐसे इकदाम कम से कम उठाए जाए। एक पॉलिटिकल पार्टी के उससे हैंडल से ये बताया गया, एक आदमी को लाया गया, कहा नजीर गुरेजी ने 80 लाख मुझसे ले लिया नौकरियों के लिए। शफी साहब का कहा गया 25 लाख ले लिया, आपका कहा गया 1 करोड़ लिया है। अच्छा, ये शिकायतें अक्सर आती है। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, एनफोर्समेंट टीम को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की इज्जत का सवाल है। अब कई ऑनरेबल मेंबरान ने पिछले साल भी और इस साल भी ये कह रहे हैं कि ये चीजें हो रही है, सख्ती से इन चीजों को दबाया नहीं जाना चाहिए। जिसको जो मर्जी है वो बोलता है। ये जो क्वेश्चन है, इसके बारे में मुझे यहाँ से भी इशारे मिल रहे थे कि वो पूछना चाहते हैं, आप भी पूछना चाहते हैं। लिहाजा हम एक बात करेंगे इस इशू पर, ये जो आपका क्वेश्चन जो था, इस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उन्होंने पूछा था कि कितने लोगों को जो है अभी तक इसमें जो है सजा या कितने शिकायतें जो आई हैं, वो मैंने ऑलरेडी इनको जवाब में दिया है और मैंने इनको भी पार्ट में जेके ड्यूटी में मुश्किलातें हैं, लेकिन इसमें जो आपके पास सासा है उसी से आप काम चला सकते हैं। मैं भी आपकी मजबूरियां समझता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां बेरोजगारी का इशू है। बेरोजगारी का साधन हमें जो है वो इंडस्ट्रीज के जरिए से ही हम दूर कर सकते हैं। सर, जो मेरे इस साइड दोस्त बैठे हैं, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला जी ने, उन्होंने यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज को लाया तो आपको एहसास होना चाहिए कि इतने बिग हाउसेस यहाँ आए कि लोगों को रोजगार मिला और सरकार की तरफ नौकरियां नहीं लेते। जो हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, इसको बचाने के लिए क्या नई पॉलिसी
बहुत सारे मुद्दे आज असेंबली के अंदर रखे गए और उसमें खास तौर पे वक्फा सवाल के दौरान फेक न्यूज़ का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा और इसके अलावा पहाड़ी लोगों के लिए जो सर्टिफिकेट जारी करने की बात की गई है वो भी बहुत बड़ा मसला बना। और इस तरह के मसले और भी हैं जो असेंबली में हुए, लेकिन इस चीज़ को कॉमन मैन की तरह समझा पाना शायद मुश्किल होगा। इसी वजह से आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, सुहेल काज़मी साहब, और वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। सुहेल काज़मी साहब, इस्तकबाल है आपका। सीधा आपकी तरफ आते हैं और सवाल हम यही समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि फेक न्यूज़ के प्रोपेगेंडे की बात असेंबली के चर्चे में चल रही है बड़े पैमाने पर और अपोजिशन की जानिब से इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसा जैसे मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि जुर्म में वो भी शामिल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि लगता है कि शायद उन्हें खबर है दुश्मन के हर ठिकाने की। शरीके जुर्म न होते तो मुखबिरी करते, लेकिन अब मुखबिरी तो होने लगी है, तो अब शरीके जुर्म कौन है, इस पे सवाल बन गया। गुड इवनिंग सर। देखिए सर, जहां तक फेक न्यूज का ताल्लुक है, ये तो गवर्नमेंट की प्रोरोगेशन होनी चाहिए कि फेक न्यूज जो है, देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है बड़ा मजबूती से काम करता है। और जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, अगर आप देखें असेंबली जो पिछले 10 दिन से चल रही है, असेंबली कम सब्जी मंडी ज्यादा लग रही है। और असेंबली के अंदर जो असेंबली का अपना एक तरीका का है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना आइन है, उसमें कोई भी इंसान अंदर एंट्री नहीं कर सकता है जब तक वो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट ना हो, जब तक वो इंफॉर्मेशन से पास ना बनाए या असेंबली सेक्रेटरीट से उसका पास नहीं बनता है, तो तब तक वो अंदर नहीं जा सकता है। अगर 200-250 लोग अंदर हैं विद पासेस, तो ये तो गवर्नमेंट असेंबली और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देखना है कि कौन फेक गया अंदर और कौन फेक नहीं है। ये सर्टन जो ये जो 3 फोरम है ये देखते हैं। सर, जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है या फेक न्यूज का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं जो मैं देख रहा हूं पहली बार असेंबली में कि एक पैरेलल असेंबली जो है सोशल मीडिया के एतबार से असेंबली के बाहर चलती है और उसमें अपोजिशन के लीडर हो या रूलिंग एलीट के लीडर हो, आधे से ज्यादा लोग जो है सोशल मीडिया हैंडलर जो है इनके अपने लोग हैं। कोई ड्राइवर इनका सोशल मीडिया चलाता है, कोई पीएसओ के हाथ में सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको कोई हायर करने की, तो ये अपने लोग ही हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी अपनी नरेशन चलाते हैं या उन लोगों को बुला लेते हैं जिनकी व्यूअरशिप जो है ज्यादा होती है या उनकी रीच ज्यादा होती है, टीआरपी ज्यादा मिलती है, तो अपना एजेंडा चलाने के लिए पैरेलल तरीके पे अंदर भी बयानात देते हैं और असेंबली के बाहर भी अपना जो बयानात है वो देते हैं और एक दूसरे को अक्यूज करते हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है जम्मू कश्मीर के लिए भी। और एक हेल्दियर असेंबली सेशन को की जो साइड लाइंस है जो अच्छी नहीं है उनको हाईलाइट करने में, तो असेंबली का अपना सेंस है। जो असेंबली के कस्टोडियन है ऑनरेबल स्पीकर वो देखते हैं, या डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के वसादत से जो लोग एंट्री करते हैं और जो कवर करते हैं और जो बोनाफाइड जर्नलिस्ट हैं, मैं बोनाफाइड वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो सर्टनिंग जो है या तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम है देखना या असेंबली सेक्रेटरीट का काम देखना है। ऐसे ही कोई जो फेक लोग हैं या सोशल मीडिया ऐसे ही हैंडलर है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब सत्यपाल मलिक जी यहाँ गवर्नर थे तो मैं उनसे मिला था, क्योंकि मैं 17-18 साल यहाँ सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रहा प्रेस क्लब ऑफ जम्मू का, तो मौका मिलता था उनसे बात करने का। तो उस वक्त ये उसकी शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया को जो इमर्ज हो रहा था, तो हमने कहा कि सर कोई बाईलाइंस कोई गाइडलाइंस बनाइए कि सोशल मीडिया किन पैरामीटर्स पे काम करेगा और कितनी उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कितनी होगी। तो उन्होंने बड़ा श्योर किया था, लेकिन वो थोड़े से टाइम के बाद चले गए। फिर उसके बाद मुर्मू साहब आए जो ऑनरेबल गवर्नर यहाँ बने, उनसे भी बातचीत की, लेकिन कोई ऐसा फुल प्रूफ तरीका पूरे भारत के किसी स्टेट में भी जो अभी तक नहीं बना है जो ये सर्टन करेगा कि मीडिया के क्या पैरामीटर्स हैं और कौन लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को अप्रूव्ड हैं, नॉन अप्रूव्ड हैं, किस तरह का काम करते हैं। तो अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट है यहाँ पे और गवर्नमेंट का काम है कि वो देखें उनके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से कि किन किन को इशू किए हैं कार्ड और कौन फेक न्यूज चला। देखिए फेक न्यूज चलाना एक जुर्म है और विदाउट ऑथेंटिसिटी और विदाउट कंफर्मेशन अगर कोई न्यूज चलाता है किसी भी लेजिस्लेटर की या गवर्नमेंट के किसी भी विभाग की, तो मैं समझता हूँ एक जुर्म है और उस पर FIR लगती है, डिफेमेशन होती है। तो आज तक अभी तक तो मैंने 10 दिनों में सुना नहीं कोई कि किसी MLA ने या किसी लेजिस्लेटर या अपोजिशन हो या रूलिंग कोई ऐसा एक्शन लिया हो किसी मीडिया वाले के खिलाफ। बिल्कुल, एक चीज़ तो समझ में नहीं आ रही है सर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, खैर चूँकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे एजेंसियों के साथ और मीडिया इंडस्ट्री, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरह के प्लेटफॉर्म को आप
चला चुके हैं और आपने गाइड किया है लोगों को, बनाया है आपने। मुझे तो ये बेसिक चीज़ें समझ में आती है कि मीडिया किस तरीके से काम करता है, लेकिन अगर अपोजिशन ये कह रहा है या सरकार उसके तर्क में ये बात कह रही है कि हर एक सियासी जमातों के अपने अपने चैनल हैं या फिर अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है आपके अपने संदर्भ में? दूसरी चीज़ कि क्या जम्मू कश्मीर जैसे एक यूटी के अंदर, स्टेट के अंदर ये पॉसिबल भी है जहां पे एक सिंगल पर्सन की भी जांच होती है कि वो क्या चैट करता है, वो क्या बात करता है, वो किससे क्या कम्युनिकेट कर रहा है? बिल्कुल सर, आप ठीक कहते हैं आमिर भाई, लेकिन ये है कि अगर आप देखिए किसी को इलेक्शन लड़नी है या कोई हार चुका है या जीता हुआ एमएलए है, वो सबसे पहले इस वक्त जो है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है अपने आप को पॉपुलराइज करने का, वो सोशल मीडिया है। और वो कोशिश करता है कि अपना कोई ना कोई चैनल जो है वो बना ले, और उसके लिए उसको परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं। होता तो ये है कि या तो न्यूज़पेपर रजिस्टर होना चाहिए आरएनआई में, चाहे वीकली हो, डेली हो, मंथली हो, वैसा भी कुछ चलन नहीं है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी नाम से, कुछ लोग तो पेपर चला के आरएनआई का नंबर लेके भी अपने सोशल मीडिया चला रहे हैं, और उसमें बहुत से पॉलिटिशियन हैं। किसी पॉलिटिशियन का तो 5 सोशल मीडिया हैं, ताकि वो उसकी नरेशन जो है, ताकि उसकी जो पॉपुलैरिटी है या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना पब्लिक तक पहुंचे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, इसका ध्यान जो है वो सियासतदान नहीं रखते हैं। और वैसे ही उनके रिपोर्टर्स हैं जो कभी शायद मुझे लगता है जर्नलिज्म के आगे पीछे भी नहीं घूमे होंगे, जर्नलिज्म के एथिक्स भी नहीं पता होंगे। तो ऐसे नौजवान जब मीडिया को हैंडल करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं सच्चाई क्या है, दोनों पक्षों को सुना जाए या फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेटिव कोई स्टोरी की जाए। वैसा कोई जो लवाजमात है वो जर्नलिज्म में खत्म होते जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत की बाकी रियासतों में भी। लेकिन जम्मू कश्मीर क्योंकि सेंसिटिव है और यहाँ हर चीज जो है मॉनिटर होती है, तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई बाई लाइन्स या बाई जो एक दायरा है वो बनाने की जरूरत है। और आज उमर साहब की सरकार है या एलजी साहब है, वो ये जरूर करें कि कोई भी फाल्स नरेशन जो है किसी पॉलिटिशियन की या किसी की भी हो, सोसाइटी की किसी भी अंग की हो, वो बाहर नहीं आने चाहिए, जिसकी ऑथेंटिसिटी ना हो, जिससे कि समाज में रोष हो या समाज टूटे या कोई ऐसा गलत जो प्रोपेगेंडा है वो बाहर आए जो हकीकत पे बिमना ना हो। तो मैं समझता हूं कि चुनी चुनाई सरकार का इंडिवर होना चाहिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके और एलजी ऑफिस से, कि अच्छी तरह एक फुल प्रूफ तरीके से मीडिया जो है वो बिल्कुल अच्छा काम करे और अच्छे लोग जो हैं जो मीडिया के साथ जुड़े हैं, क्रेडिबल जर्नलिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह फ्लोरिश हो जैसे कि अच्छी स्टेटों में, अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो रहा है। बिल्कुल, अब ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं और यकीनन ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से असेंबली के अंदर हम कार्रवाई के दौरान चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस नज़र आ रही है। जैसे आज एक बड़ा मुद्दा उठा था और उसके अलावा बहुत सारी पहाड़ी लोगों के एक सर्टिफिकेशन वाले मामले उठे थे। बीजेपी के नरेंद्र सिंह ने उन्होंने सवाल उठाया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस एजाज जान के बीच में काफ़ी तीखी बहस भी हमें देखने को मिली। क्या है ये पूरा मामला? और अलग अलग वैसी चीजें, खासतौर पे ऐसा लगता है जो भी मुद्दे उठ रहे हैं वो मिस्टीरियस क्यों लग रहे हैं? वो इसलिए लग रहे हैं कि कल आपने देखा होगा नरेंद्र सिंह और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच में तू मैं हो गई। एक कह रहा है दूसरे को कि अपनी शक्ल देख, पहले तेरी शक्ल कैसी है। नरेंद्र सिंह ने सुरेंद्र सिंह चौधरी को बोला, सुरेंद्र चौधरी जो है उसको कुछ बोल रहा है। पहले तो इन लेजिस्लेटर्स को अपना बॉडी लैंग्वेज ही नहीं पता। और एक एमएलए को मैं सुन रहा था कि हमारे नाम के साथ तो ऑनरेबल लगता है। तो ये अगर एमएलए जानता है कि उसके साथ, उसके नाम के साथ ऑनरेबल लगता है, तो ऑनरेबल लैंग्वेज क्या होती है, ऑनरेबल कंडक्ट क्या होता है, ऑनरेबल बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ऑनरेबल क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, ये उन लेजिस्लेटर्स को पहले पाठ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको पूरा 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज असेंबली सेशन में देखती हैं। और जब उनको ही नहीं पता है और एक दूसरे के साथ, इस तरह की सब्जी मंडी में भी नहीं ऐसा होता या किसी ट्रांसपोर्ट यार्ड में भी ऐसा नहीं होता, जिस तरह का अभद्र भाषा का उपयोग वो करते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिस तरह से यूज करते हैं, उसी तरह के वो पोर्टल्स और उसी तरह के सोशल मीडिया हैंडलर्स भी उन्होंने रखे हैं जो बिल्कुल जबान का ध्यान नहीं रखते हैं और एक गलत चीज जो है प्रोपोगेट करते हैं, जिससे कि मुझे लगता है सबकी बदनामी होती है, जो अच्छी बात नहीं है। तो सर, अगर इस चीज को हम दूसरे अंदाज में समझें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं, कुछ अध नंगे हैं, कुछ पूरे नंगे हैं?
बिल्कुल सर, जो तो समझदार हैं, थोड़ा दिमाग रखते हैं, वो अच्छी तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, और जिनको सिर्फ ये पता है कि हमें असेंबली के एमएलए बन चुके हैं, 4 पीएसओ हमारे साथ हैं, 2 गाड़ियां हमारे साथ हैं, तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं, जो उनको भी पता नहीं होता, और सेकंड डे वो रिबटल देते हैं या बोलते हैं कि हमारा है नहीं, हमें पता नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, उनके लिए भी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो टीआरपी की एक ऐसी रेस जो है वो लग चुकी है कि उसके कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। गलत हो सही हो, उनका नाम आना चाहिए, उनकी शक्ल आनी चाहिए, और एक दूसरे को एलिगेट करना चाहिए। ये जो है ये काम हम पिछले 10 दिनों से देख रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ए गुड सिविलाइज्ड स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जिसको पूरी दुनिया में आपसी रवादारी, मोहब्बत, कल्चर, जबान के एतबार से सब लोग प्यार करते हैं, और ये लेजिस्लेटर अगर इस तरह का बर्ताव करते हैं तो विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है कि ऑनरेबल स्पीकर को एक सेशन लगाना चाहिए, पहले लगते थे सेशन, एक पूरा सेशन लगाना चाहिए 2-4 दिन का, कि इनको एजुकेट करें कि भैया स्पीकर सबका होता है, चीफ मिनिस्टर सबका होता है, ऑनरेबल एलजी सबके होते हैं, और एक जो तरीकाकार है असेंबली प्रोसीडिंग्स का, ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच के लिए असेंबली सेशन लगाया जाता है, जिन लोगों को नहीं पता है। और अगर इनको कोई ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करता है तो उसको सस्पेंड किया जाता था। मैं देख रहा हूँ सस्पेंशन भी नहीं हो रही, मार्शल उठा के बाहर भी नहीं फेंक रहे। ये पहला ही असेंबली सेशन है जो इस तरह से मैं देख रहा हूँ, जो बड़ा दिल को बड़ा दुख होता है जब हम ये चीजें देखते हैं असेंबली। लोगों का फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा बड़ा है, और लोगों से बातचीत करते हुए कुछ चीज़ें सामने में आई है। आने वाले जो चुनाव हैं, ख़ास तौर पे छोटे छोटे चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्या उन चुनाव में लोगों की नाराज़गी देखने को मिल सकती है? और क्या जो नई पार्टियां हैं या नए जो इत्तेहाद है वो इन तमाम तर चीज़ों के संदर्भ में, या फिर ये कहिए कि विच रिजल्टेड इन, क्या ये सारी चीज़ें आवाम के गुस्से की शक्ल में उनको कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती है या टेक ओवर वो कर सकती है? और क्या अवाम की जो नाराजगी है वो किसी और सूरत में नजर आ सकती है? देखिए सर, पूरी दुनिया में एक तो प्रिंसिपल है कि बहुत अच्छे लोग जो हैं वो सियासत में नहीं आते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे सब सिटीजन हैं वो इस लाइन में नहीं आते हैं, क्योंकि आपको अगर सियासत में आना है तो सबसे पहले आपको सुबह उठते ही पहले झूठ से अपनी शुरुआत करनी है। 10-15-20% लोगों को छोड़ दीजिए पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में जो क्रेडिबल, एजुकेटेड और बड़े संस्कारी फैमिली से आते हैं। तो ये क्योंकि इजी प्रोफेशन है, इसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसमें कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो सर्टन करता है कि आपकी जबान कैसी है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी एजुकेशन क्या रही। तो ये फ्री एक्सेस है पॉलिटिशियन बनना, और पॉलिटिक्स जो है मिलते ही आप बिल्कुल एमएलए जो है वो चीफ सेक्रेटरी के लेवल की प्रोटोकॉल को एंजॉय करता है। इसीलिए ये ताम झंड जो है सब लगे रहते हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन ये है कि सस्टेनेबल पॉलिटिशियन, ये सस्टेनेबल पॉलिटिक्स वो होती है जो अपने फुटप्रिंट्स को मजबूत करती है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच से चलती है, जबान का बहुत ध्यान रखती है। अगर ऑनरेबल उनके नाम के साथ लगता है तो उस ऑनरेबल की वुकत क्या होती है, ऑनरेबल का मीनिंग क्या होता है, उसको समझने के लिए उनको अपना आप बदलना चाहिए। और बदलता इंसान जो है, अच्छा इंसान तो हर दिन बदलता है, हर दिन अपने आप को अपग्रेड करता है और वो फिर अच्छा डिलीवर करता है। लेकिन ये देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले 1-1.5 सालों से सिर्फ गाली गलौच और एक दूसरे को अक्यूज करने के अलावा, अब आपने कहा पहाड़ियों के स्टेटस की बात कर रहे हैं, 1992 में हमारे गुर्जर जो समुदाय है उनको स्टेटस दिया गया, और एक दरीना मांग थी पिछले मुझे लगता है 3-4 डिकेड हो गए कि पहाड़ीज भी उसी रीजन में रहते हैं, उसी ट्राइब के हैं, चाहे वो टंगदहाड़ है, उड़ी है, पुंछ है, जोरी है, डोडा में भी कुछ लोग हैं जो डिमांड कर रहे थे अपनी सक्सेसिव सरकारों से कि पहाड़ी स्टेटस दिया जाए। और मैं भी उसमें बहुत सा रोल प्ले करता था, गुलाम नबी आजाद साहब से भी कहता था जब चीफ मिनिस्टर थे उसके बाद भी, कि हाँ ये होना चाहिए। जब बाकी ट्राइब्स को आप दे रहे हो तो इनको भी कंसिडर करना चाहिए। और फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह साहब ने रजौरी में बहुत बड़ी रैली की, उसमें आश्वासन दिया कि हम ये स्टेटस देंगे, और विंटर सेशन में बोला था देने को, विंटर में नहीं दिया, समर सेशन में उन्होंने अनाउंस कर दिया और पहाड़ी को भी सेटिस्फाई किया और हमारे गुज्जर बिरादरी को भी सेटिस्फाई किया। अब आज जो है वो नरेंद्र सिंह जी जो हैं वो कुछ नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं पहाड़ियों की, हालांकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, उसमें ना उमर अब्दुल्ला का कुछ लेना देना है, ना यहाँ के सक्सेसिव जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये इतने बड़े डिसीजन जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम के हाथ होते हैं, और होम मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के
12वें साल में आज वहां बैठे हुए हैं, उनके 12th ईयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और अमित शाह साहब अनाउंस कर रहे हैं, उनके जो बाईलाइंस हैं, जो उनकी कैटेगराइजेशंस हैं, वो सब बन के आई हैं, और वो फिर जम्मू कश्मीर के हर निवासी को जहां जहां भी पहाड़ीज हैं उनको ये बेनिफिट कहाँ मिला है, कहाँ नहीं मिला है। ये प्रोरोगेशन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको हम एनडीए कहते हैं, थर्ड टाइम वो सरकार में उनकी है, उसमें उमर अब्दुल्ला का कोई लेना देना नहीं है, ऑनरेबल गवर्नर साहब का भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्हीं का एमएलए आज नई एक रणनीति बताता है कि ये जनाब ये जो कैटेगरी है ये कहाँ इंप्लीमेंट हुई है, कहाँ नहीं हुई है, कैसी हुई है, वैसी हुई है। और जिस इलाके से वो बिलोंग करते हैं उसी इलाके से मैं भी बिलोंग करता हूँ, पुंछ जिसको सेक्टर बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, या कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए जो लोगों के फायदे की हो, उन ट्राइब्स के फायदे की हो, उस एरिया या उन बॉर्डर्स एरिया के फायदे के लिए हो। सिर्फ ये बताना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को गुमराह करना कि शायद ये जो रिजर्वेशंस हैं रिजर्वेशंस की तो हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं सर, कि रउल्ला साहब रूठे हुए हैं, बाकी लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, जिसपे एक रेजोल्यूशन ऑनरेबल गवर्नर को भेजा है, फिर गवर्नर मरकज को भेजेंगे। तो और उन्हीं के एमएलए जो हैं, जो अपोजिशन में बैठे हैं, शायद आज उनका टीआरपी लेने का मूड था तो उन्होंने नया मुद्दा शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूं कि इनको बिल्कुल सोच समझ के अपना जो ड्यूटी है उसको, इतनी खूबसूरत तनख्वाह इनको मिल गई, अब तो 4 लाख रुपए के एमएलए की तनख्वाह है, और पूरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है वो भी बढ़ा दिया। और आप देखिए प्रोटोकॉल क्या है, उसके बाद ये होमवर्क नहीं करते हैं, या होमवर्क करके असेंबली में पीपल सेंट्रिक अप्रोच से असेंबली को नहीं चलने देते हैं, तो ये लोगों का नुकसान हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा, जो लोग कुर्सी देते हैं आमिर सर, वो कुर्सियां खींच भी लेते हैं। हमने बहुत बहुत दिग्गज सरकारें देखी, बड़े बड़े उत्तम नेता देखे जो बहुत नशे में शायद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन लोग जो है उनको चेंज कर देते हैं, नए लोग आते हैं, फिर नई डिस्पेंसेशन ऑफ पावर के साथ हुकूमतें चलती हैं। तो बेटर यही है कि अभी 10 दिन हुए हैं, असेंबली के भी और दिन भी हैं, ये अच्छी तरह पढ़ लिख के आगे जाए और लोगों के पीपल सेंट्रिक अप्रोच से असेंबली में अपना अपना योगदान दें, जिसके लिए गवर्नमेंट की ट्रेजरीज को पे इतना भारी बोझ से इनकी तनख्वाहें, इनका प्रोटोकॉल, इनका पेट्रोल, इनके पीएस जो है वो उन सब का रखरखाव जो है जम्मू कश्मीर सरकार देख रही है। बिल्कुल, दुनिया में ये सभी को मालूम है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आमतौर पे जो सुहेल सर कह रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। अवाम के पैसों से यही लोग अवाम के ज़रिए ही चुने जाते हैं, और अवाम के पैसे से ही इनकी ज़िंदगी की वो तमाम तर ऐशो इशरत और तमाम तर नुमाइशें देखने को मिलती है। और फिर अवाम इन्हीं के दौराहे पे जाती हैं, अपनी मांगों को लेकर के मुतालबात की भीख मांगती हैं, और उसके बावजूद भी नहीं हल हो पाता। और आखिरी असेंबली के पटल पर जहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई तो होगा जो इनके मसले को सुलझाएगा, बोलेगा, कहेगा, और उसके मुंह में जुबान तो होगी एटलीस्ट लोगों के मसाइल के लिए। जैसे इलेक्शन के टाइम पे इनका एटीट्यूड था, अंदाज था, लोगों के मसले हल करने के लिए जिस तरीके से इनकलाबी बन रहे थे, ये सेम सिचुएशन होगी। हालात वैसे नजर नहीं आते, और अभी फिलहाल 10 दिनों से तो हम यही देख पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद हमने नहीं छोड़ना है, उम्मीद हमने छोड़ा भी नहीं है। हम जल्द ये उम्मीद करेंगे कि इन तमाम तर मसलों को सरकार, अपोजिशन लेकर के आगे आए और लोगों के मसाइल हल करे, क्योंकि यही हो रहा है। आने वाले दिनों में रोज़ाना जिस तरीके से बयानबाजियां चलती है, अलग अलग मुद्दे इधर उधर गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, उन चीज़ों